हाय फ्रेंड्स, मैं हरकेश कुमार मलाई आज आपको सप्लाई पढ़ाऊंगा। व्हाट इज मीन ऑफ द सप्लाई। सप्लाई इज द क्वांटिटी विच इज ऑफर्ड बाय द प्रोड्यूसर और सेलर एट डिफरेंट प्राइसेस इन द मार्केट इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज सप्लाई। किसे कहते हैं सप्लाई? कि जो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है कमोडिटी को, या सेलर मार्केट के अंदर डिफरेंट प्राइसेस में कमोडिटी को सेल करने के लिए ऑफर करता है। कमोडिटी को मतलब सेल करता है और बाई करने के लिए ऑफर करता है डिफरेंट प्राइसेस पे एक टाइम पीरियड के अंदर। उसे क्या कहते हैं? सप्लाई। जैसे मैं सेलर हूँ या प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं मार्केट में अलग अलग सेलर होते हैं, तो डिफरेंट प्राइसेस पे मैं ही हूँ। मैं अलग अलग प्राइसेस जितने भी मेरे पास कमोडिटी अवेलेबल है उनको अलग प्राइसेस पे क्या करूंगा? बायर्स को ऑफर करूंगा कमोडिटी परचेज करने के लिए मार्केट के अंदर एक जो भी टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के अंदर। तो उसे हम क्या कहेंगे? सप्लाई। तो सप्लाई सिंपल सा मीन है कि प्रोड्यूसर या सेलर द्वारा कोमोडिटी बाई करने के लिए या कोमोडिटी सेल करता है, वो बाई करने के लिए ऑफर करता है कि भाई आइए और मेरे से कोमोडिटी आप क्या करें? खरीदिए। जो डिफरेंट प्राइसेस पे वो बेचता है एक मार्केट के अंदर एक टाइम पीरियड में, उसे हम क्या कहते हैं? सप्लाई कहते हैं। सप्लाई दो तरह बताएंगे, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई कहते हैं कि एक सिंगल पर्सन है मार्केट के अंदर डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट कमोडिटी बेच रहा है, तो उसे इंडिविजुअल सप्लाई कहेंगे। क्या कहेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई। और इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल किसे कहेंगे? मैं जितनी भी क्वांटिटी सेल किया हूँ, जितनी प्राइसेस पे उनको एक चार्ट के रूप में शो करेंगे, उनको एक टेबल के रूप में शो कर देंगे, उसे हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहेंगे। इंडिविजुअल सप्लाई करो किसे कहेंगे? जो शेड्यूल बनाया हमने, टेबल में बनाया है, जितनी भी क्वांटिटी बेची, प्राइस कितनी थी, कितनी क्वांटिटी कितनी प्राइस बेची थी, वो सारे के सारे एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इंडिविजुअल सप्लाई करो कहलाएगा। वैसे ही मार्केट सप्लाई मार्केट सप्लाई किसे कहेंगे? कि जो इंडिविजुअल बेच रहा है, जितने भी मार्केट में इंडिविजुअल, सभी का एग्रीगेशन कर देते हैं, सभी का समेशन कर देते हैं, सभी सेलर का एग्रीगेशन और समेशन कर देते हो, मार्केट सप्लाई कहलाता है। और मार्केट सप्लाई शेड्यूल सभी सेलर के जितनी क्वांटिटी सेल की है, जितने भी प्राइसेस थे, उनको एक टेबल के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसे मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। और उसी जो सप्लाई शेड्यूल है उसको कर्व के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो मार्केट सप्लाई कर्व कहलाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई किसे कहेंगे? कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज द लॉ ऑफ सप्लाई। कैसा रिलेशनशिप होता है? जैसे डिमांड में पढ़ा था कि डिमांड में इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप था। जैसे प्राइस बढ़ रही थी, डिमांड घट रही थी, जैसे प्राइस घट रही थी, डिमांड बढ़ रही थी। तो सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप होगा? पहले तो ये बताना पड़ेगा लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। कि प्राइस और उसकी सप्लाई के अंदर जितना जो रिलेशनशिप पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ सप्लाई। प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी क्या करेगा? सेलर बढ़ाएगा। प्राइस घटेगी तो सप्लाई भी सेलर क्या करेगा? घटाएगा। तो कौन सा रिलेशनशिप पाया जा रहा है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? पॉजिटिव। जैसे ही प्राइस बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ गई है, जैसे ही प्राइस घटी सप्लाई भी घट गई है। तो मतलब दोनों, ये बढ़ रही है प्राइस तो ये सप्लाई भी बढ़ गई। यहाँ पहले प्राइस थी, यहाँ हो गई सप्लाई, पहले यहाँ थी, यहाँ बढ़ गई है। पहले अब जैसे ही प्राइस घट गई, पहले यहाँ थी ज्यादा थी और अब कम हो गई, तो सप्लाई पहले ज्यादा थी अब क्या हो गई? कम हो गई है। तो मतलब इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जा रहा है कि प्राइस और सप्लाई के अंदर। उस जो पॉजिटिव रिलेशनशिप आया है वही क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करोगे कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इट्स सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज लॉ ऑफ सप्लाई। देयर आर द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। क्लियर? अब उसके अंदर पहला आता है लॉ ऑफ सप्लाई में मोमेंट अलोंग विद सप्लाई करो। मोमेंट अलोंग विद सप्लाई करो। मैंने डिमांड में भी ये बताया था, मोमेंट अलोंग डिमांड करो में क्या था? कि सिर्फ प्राइस के कारण ही प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो मोमेंट अलोंग डिमांड करो था।
यहाँ पे भी वही होगी, सिर्फ प्राइस के कारण ही सप्लाई में चेंज आ रहा है, वो मूवमेंट अलोंग विद डिमांड सप्लाई कर्व है। सिर्फ और सिर्फ सप्लाई में प्राइस के कारण चेंज है, बाकी और भी जितने भी मतलब फैक्टर हैं, जैसे इनकम है, टेस्ट है, हैबिट है, प्रेफरेंस है, इनको सभी को कांस्टेंट कर दिया। सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देख रहे हैं, प्राइस के कारण डिमांड प्राइस सप्लाई में जो चेंज आ रहा है, प्राइस के कारण जो सप्लाई में चेंज आ रहा है, उसके रिलेशनशिप की स्टडी करेंगे, वो मूवमेंट अलोंग विद सप्लाई कर्व होगी। अब ये भी दो प्रकार के, एक्सटेंशन इन सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। वहां थी एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, यहाँ पे एक्सटेंशन इन सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। आपको सिर्फ वो डिमांड पढ़ लिया तो सप्लाई भी समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि डिमांड क्या बता रही थी, प्राइस और डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशनशिप, और यहाँ पे ओनली पॉजिटिव, बाकी सेम टू सेम चीजें, कोई अंतर नहीं है। अब देखिए कैसे एक्सटेंशन इन सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई क्या होती है, ये समझेंगे। मैंने बोला कि जैसे ही प्राइस बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ गई है, तो उसे एक्सटेंशन कहेंगे। सप्लाई बढ़ी, प्राइस बढ़ने के सेलर क्या करेगा, जैसे प्राइस बढ़ाएगा, मार्केट में प्राइस बढ़ेगी, सेलर क्या करेगा, प्राइस बढ़ गई है वो तो सप्लाई भी इंक्रीज कर देता है, तो वो एक्सटेंशन इन सप्लाई कहलाएगी। जैसे ही मार्केट के अंदर सप्लाई प्राइस कम हो गई तो सेलर क्या कर देता, बेचना कम कर देता, सप्लाई को घटा देता है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो ध्यान रखना, सिर्फ प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ती है, वो एक्सटेंशन इन सप्लाई कहलाएगी। और जैसे ही प्राइस घटती है तो उसके साथ साथ सप्लाई भी घट जाती है, तो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कहलाएगा। क्लियर? अब उसके बाद शिफ्ट इन सप्लाई। यहाँ पे क्या बोला था हमने कि प्राइस के कारण सप्लाई में चेंज हो रहा था, उसको देख रहे थे, वो मोमेंट अलोंग विद डिमांड करता। अब यहाँ करेंगे प्राइस को कांस्टेंट रख के, शिफ्ट इन सप्लाई करो में क्या कहेंगे कि प्राइस को कांस्टेंट रख के जितने भी और फैक्टर है जिनके कारण सप्लाई में चेंज आता है, उसे शिफ्ट इन सप्लाई करो कहेंगे। जैसे प्राइस के अलावा क्या क्या है, टेस्ट है, इनकम है, हैबिट है, रिलेटेड गुड्स की प्राइस है, बहुत सारी हैं ये। इनके कारण रीजन है, सीजन है, इनके कारण प्राइस में क्या होता है, सप्लाई में चेंज होता है, उसे क्या बोलेंगे, शिफ्ट इन सप्लाई करो। सिर्फ प्राइस को छोड़ के जितने भी फैक्टर हैं उनके कारण सप्लाई में जो चेंज आता है, शिफ्ट इन सप्लाई करो कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, इंक्रीज इन सप्लाई करो, डिक्रीज इन सप्लाई करो। अब मैंने क्या कहा, प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं और बाकी अदर फैक्टर को वेरिएबल रखते हैं, उनके कारण जो चेंज आती है उसे शिफ्ट इन सप्लाई करो करें। अब ये देखिए, अगर प्राइस कांस्टेंट रखते हैं और सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कांस्टेंट रखते हैं, प्राइस में कोई चेंज नहीं करते, सप्लाई बढ़ती है, तो उसे इंक्रीज इन सप्लाई कहेंगे। क्या कहेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। ध्यान रखना, ये प्राइस के कारण नहीं बढ़ रही, और फैक्टर के कारण बढ़ रही है सप्लाई, प्राइस को छोड़ के। जैसे ही सप्लाई घट जाती है सेम प्राइस पे, उससे क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई। क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई। तो ध्यान रखना, प्राइस को कांस्टेंट रख के अदर फैक्टर के कारण सप्लाई में जो चेंज आ रहा है वो शिफ्ट इन सप्लाई है। अगर सेम प्राइस पे डिमांड सप्लाई बढ़ जाती है, सेम प्राइस पे सप्लाई बढ़ जाती है तो इंक्रीज इन सप्लाई, और सेम प्राइस पे अगर सप्लाई कम हो जाती है तो डिक्रीज इन सप्लाई कहलाएगा। फिर है सप्लाई फंक्शन। सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, हैबिट और प्रेफरेंसेस। सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, हैबिट और प्रेफरेंसेस। सप्लाई किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी गुड्स पे। जैसे ही सप्लाई प्राइस बढ़ेगी, उसकी गुड्स की भी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे ही प्राइस घट गई तो उसके गुड्स की भी क्या हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये फैक्टर, ये जो फैक्टर है ये सप्लाई फंक्शन ही है, मतलब सप्लाई इन्हीं के कारण बढ़ेगी, इन्हीं से कम होगी, तो ये ही सप्लाई का मेन फंक्शन होगी। क्लियर? तो सप्लाई किनका फंक्शन है, गुड्स की प्राइस का, रिलेटेड गुड्स की प्राइस का, इनकम का, टेस्ट का, हैबिट का और प्रेफरेंस का। तो आपको ये बताना पड़ेगा, सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, हैबिट और प्रेफरेंसेस इज नोन एज द सप्लाई फंक्शन। तो ये हमारी सप्लाई थी, बहुत सिंपल है। अब हम आगे पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सेम टू सेम है, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी है आपने वैसे की वैसे, बट उसमें क्या कर रहे थे, हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप बता रहे थे प्राइस और
डिमांड के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप बताना है सिर्फ, और कोई अंतर नहीं है। उसमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड था, इसमें भी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होगी, उसमें भी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड था, इसमें भी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होगी। सेम टू सेम पांचों पॉइंट होंगे, बट वह नेगेटिव रिलेशनशिप था, यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप, और कोई अंतर नहीं। वो भी मैं अभी फटाफट आपको समझा देता हूँ। के लिए थैंक यू।